गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की इंग्लिश लिटरेचर से। और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट जिन बच्चों के पास है वो चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीजीटी का या फिर जेआईसी का एग्ज़ाम। टीजीटी पीजीटी की आप जानते हैं कि हमारी डेट आ गई है अगस्त में, और इसी में सितंबर में जेआईसी के एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है, ये भी आपको पता होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ शेक्सपियर के, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस 7 या 8 ईयर्स की अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाती हूँ आपके साथ में, जो कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही थी, आप जानते हैं अच्छे से। आज मैं एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा मतलब ये है ना कि साथ में अगर हम एमसीक्यूज़ लेकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और हमारी प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी होती रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि मेरा जो है अब टेलीग्राम चैनल भी मैंने जो है वो बना लिया है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जा कर के मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप उसे चेक कर सकते हैं, ताकि आपको जो और इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मिलती रहे। इसी तरह से, और आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़रहत परवीन आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ, ये भी आपको पता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है आप शेयर करिए, ताकि वो बच्चे जो कि मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये चैनल पहुँचे और उनकी काफ़ी हद तक हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज हम यही एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ रिफ्लेक्टेड प्ले। मैं आपको समझाते हुए इसलिए बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि क्या पूछा जा रहा है। उसने कहा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ रिफ्लेक्टेड प्ले, वो कौन सा प्ले था? मैंने कहा था ना मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, और मेरे पास बोर्ड पे इतना स्पेस भी नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ कीवर्ड पकड़ के जो है अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडिपस अगर ये पूछा जाएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि कीवर्ड इसका क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आप इसी तरह समझिए, देखिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड प्ले, वो कौन सा प्ले था जो कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से रिफ्लेक्टेड है, प्रभावित है, ठीक है। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से जो प्रभावित है हमारे पास ऐसा प्ले विलियम शेक्सपियर का कौन सा है? तो वो है हैमलेट। अब आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रायड की दी गई एक डेफिनेशन है, उसमें उसने कहा था कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जिसमें जो अगर वो मतलब बच्चा जो हमारे पास बेबी है, अगर वो लड़का है तो वो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और अगर वो लड़की है तो वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर लड़का है तो मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और अगर लड़की है तो वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया था। और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और आगे चल करके हमें देखने को मिलती है, जो फ्रायड ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें उसने कहा था कि जब कोई बच्चा, मान लीजिए कोई भी लड़का है, अगर वो अपनी माँ के पास में अगर अपने फादर को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे गुस्सा आता है, और वह ऐसे कॉम्प्लेक्स से भर जाता है कि उसे अपने माँ बाप का जो एक रिलेशन है उसे वो रिलेशन पसंद नहीं आता, वो जेलसी फील करता है। बस यही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। इसी में शेक्सपियर ने एक मतलब जो था पूरा का पूरा प्ले लिख दिया था, हैमलेट। हैमलेट इसी से रिफ्लेक्टेड है अगर देखा जाए। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो रिफ्लेक्टेड है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से। इतनी बात समझ में आई आपको? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से रिफ्लेक्टेड कौन सा प्ले है? उसका हैमलेट है। हैमलेट थोड़ा देखिएगा, उसमें ऐसे ही है कि माँ और बच्चे का संबंध जो है इसी तरीके का है कुछ, ठीक। चलिए नंबर 2 आता है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये स्टेटमेंट किस में दिया गया था? क्या दिया गया था? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। किसने किससे कहा और कौन सा प्ले था जिसमें ये स्टेटमेंट दिया गया? 2 क्वेश्चन हमारे इस एक स्टेटमेंट से कवर हो रहे हैं, इसे आपको देखना है। पहला हमारा जो ये स्टेटमेंट है इससे कवर हो रहा है कि किस प्ले में था, इन विच प्ले गिवन द स्टेटमेंट
समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो वो कौन सा प्ले था? हैमलेट। कौन सा प्ले था वो? हैमलेट। और किसने किससे कहा था? अगर हम इसकी बात करें तो मार्सिलस टू होरेशियो, मार्सिलस ने होरेशियो से कहा था ये स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से आपको करना है। बात आती है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म्स? देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, थोड़ा आपको रहेगा कि ये प्ले है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी फॉर्म्स? आप इसको किस फॉर्म में या किस लिटरेरी फॉर्म में रखेंगे? मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, तो इसे जब फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, तो उसमें तो इसको कॉमेडी में रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें यूपीएसएसई के एग्ज़ाम की 2016 में, तो उन्होंने इसका आंसर कहा कि नहीं, ट्रेजिक कॉमेडी में आप इसको रखेंगे, तो उनका ऑप्शन सी करेक्ट था। ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए कि जो अगर हम बात करें अपने स्टेट गवर्नमेंट की और कमीशन की, तो कमीशन इसमें सी जो ऑप्शन है या जो ट्रेजिक कॉमेडी ऑप्शन है उसको सही मानता है। ठीक है, कौन से ऑप्शन को सही मानता है? ट्रेजिक कॉमेडी के। ओनली नॉट कॉमेडी, मतलब सिर्फ ये कॉमेडी नहीं है बल्कि ट्रेजिक कॉमेडी है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस कैसा है? ट्रेजिक कॉमेडी है। नंबर 4 पे आता है शेक्सपियर्स प्ले इन द सेकंड फेज ऑफ हिज लाइफ। वो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें उसने अपने कैरियर का सेकंड फेज में लिखा? जिस प्ले को उसने क्या किया? अपने ज़िंदगी में, अपने कैरियर के सेकंड फेज में लिखा, ऐसे समझिए। वो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको शेक्सपियर ने अपने कैरियर लाइफ के, जब उसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ 1598 या 99 में, तब उसने लिखा था। तो उस प्ले का नाम है मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग प्ले था वो, जो उसने अपने सेकंड फेज ऑफ हिज कैरियर में इसको लिखा गया था। इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हुआ। नंबर 5 आता है शेक्सपियर्स प्ले इज इन 3 पार्ट्स। ऐसे प्ले का नाम बताइए जिस प्ले को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तब उसको प्ले किया गया था। ठीक है, उस प्ले का नाम बताइए जिसमें शेक्सपियर ने उस प्ले को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तब स्टेज पर उसको शो किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो वो प्ले कौन सा है? वो है हमारे पास हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स को हेनरी सिक्स फर्स्ट, हेनरी सिक्स सेकेंड एंड हेनरी थर्ड, इस तरह से हम देखते हैं या हमें ये देखने को मिलता है। तो हेनरी जो हमारा, अगर बात करें हेनरी सिक्स की, तो हेनरी सिक्स जो प्ले था वो एक ऐसा प्ले था जिसको किसमें हुआ, जो कि हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करिएगा। चलिए, हेनरी सिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, समझ में आ रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। नंबर 6 पर आता है इन 1601 एक कलेक्शन ऑफ, पूरे कलेक्शन का नाम ही ये है, इसको समझिए। इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट, ए कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट प्रिंटेड बाय विलियम 1601 के नाम से जो कलेक्शन था सोनेट का, विलियम शेक्सपियर के सोनेट को कलेक्ट करके उसे प्रिंट कराया था। तो वो कौन सा राइटर था जिसने ये काम किया था कि उसके सारे सोनेट एक जगह इकट्ठे किए और फिर उनको प्रिंट आउट कराया? समझ गए? तो इस बात को वो पूछ रहा है बार बार आपसे इसमें क्वेश्चन में कि इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर सोनेट प्रिंटेड बाय, किसके द्वारा प्रिंटेड कराया गया? तो प्रिंटेड बाय थॉमस थ्रॉप। A collection 1601 printed by Thomas Thorpe. Is that clear? थॉमस थ्रॉप एक ऐसा राइटर था जिसने कि इनके इस कलेक्शन को, सोनेट्स के जो कलेक्शन था उसको क्या किया था? प्रिंटेड कराया था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर है आपका उस वर्क को बताइए, द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कॉल्ड बाई विलियम शेक्सपियर। जहाँ पे मैं WS लिखूँ आप समझ जाइए विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा वो कौन सा वर्क था जिसे ये कहा गया, क्या कहा उसने कहा द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन, द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। तो विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं इस स्टेटमेंट को किस वर्क के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए थे। बात ये आ रही है यहाँ पर कि वो वर्ड्स जो यूज़ किए या दोज वर्ड्स यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, तो वो वर्ड्स कौन से थे जिनको कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया? तो वो तो हमने बता दिया आपको कौन से वर्ड्स है,
बात आ रही है कि वर्क कौन सा था, वर्क पूछ रहा है, विच वर्क, ठीक है। तो वर्क कौन सा है, वीनस एंड एडोनिस, ये इनका वर्क था जिसके लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किया था, ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन ये स्टेटमेंट दिया था या ये बात कही थी, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा कही गई थी। तो किस वर्क के लिए कही गई थी, विच वर्क, वीनस एंड एडोनिस के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट आता है नंबर 8, नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टार्टफोर्ड। फिर देखिए मैंने शेक्स इस तरह लिख दिया, नहीं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर के स्टार्टफोर्ड में जो घर था उसका नाम बताइए। उस घर का नाम था न्यू प्लेस, न्यू प्लेस, न्यू पैलेस नहीं है, प्लेस है, ये ध्यान रखिएगा, न्यू प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 9, प्ले इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द डे। प्ले इज ए सोशल सटायर, उस प्ले का नाम बताइए जो कि अपने आप में समाज पर व्यंग था। उस प्ले का नाम आपको बताना है, समाज पर क्या था, वो व्यंग था, तो सोशल सटायर था। सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द डे। लव्स लेबर लॉस्ट, उस वर्क का नाम है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी है और इस वर्क का नाम है लव्स लेबर लॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, काफ़ी फेमस है। और टीजीटी पीजीटी तो ये समझिए कि शेक्सपियर के इसी तरह के वर्क जो कि बहुत ज़्यादा फेमस या मोस्ट पॉपुलर वर्क हैं उन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चंस पुट अप करता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आप चाहे कुछ भी ना पढ़ें लेकिन इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर अच्छे से रट लें, बल्कि अच्छे से टिप्स पढ़ ले आएँ कि हाँ ये तो हमें शेक्सपियर के बारे में पता होना ही चाहिए। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपकी अगर तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी होगी तब भी आप एग्ज़ाम को बीट कर ले जाएंगे। चलिए क्या है, प्ले इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द डे। लव्स लेबर लॉस्ट वो वर्क था जो कि सोशल सटायर था और जिसने डीलिंग की थी विद द फैशन एंड फेयर्स ऑफ द डे के साथ में, और कॉमेडी था ये भी मैं बता दूं। और ये कब लिखा गया था, शेक्सपियर की अर्ली एज में इसको लिखा गया था। जब शुरुआती टाइम शेक्सपियर का कैरियर का स्टार्टिंग हुआ एज ए राइटर तब उन्होंने इस वर्क को लिखा था और ये कॉमेडी है, इट वॉज द कॉमेडी, ओके। चलिए नंबर 10 पर आता है, एन अपस्टार्ट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स विलियम शेक्सपियर एज स्टेटमेंट बाय। ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर पे किसने दिए थे, देखिए पहले इसको पढ़िए, एन अपस्टार्ट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स, स्टेटमेंट है ये, और किसके बारे में दिया गया, विलियम शेक्सपियर एज स्टेटमेंट बाय विलियम शेक्सपियर, या इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, ऑन विलियम शेक्सपियर, यहाँ से ऐसे लिखिए, ऑन विलियम शेक्सपियर स्टेटमेंट बाय किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, पहले स्टेटमेंट को आप रट लीजिए अच्छे से, एन अपस्टार्ट, स्टेटमेंट रट लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन था जिसने ये इस तरह का जो है कमेंट्स दिया था या ये मतलब स्टेटमेंट दिया था। तो एन अपस्टार्ट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स, ये किसके ऊपर दिया था उन्होंने स्टेटमेंट, ऑन विलियम शेक्सपियर, ठीक, विलियम शेक्सपियर के ऊपर दिया। स्टेटमेंट बाय किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा दिया गया। और रॉबर्ट ग्रीन आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था यूनिवर्सिटी विट्स का। तो रॉबर्ट ग्रीन किसके राइटर थे, यूनिवर्सिटी विट्स जो है उसके राइटर थे। और जब यूनिवर्सिटी विट्स के ये राइटर थे रॉबर्ट ग्रीन, तो इन्होंने शेक्सपियर को ये इस मतलब स्टेटमेंट से नवाजा था, इस तरह समझिए, या ये स्टेटमेंट उनके बारे में दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते थे विलियम शेक्सपियर को। थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना और इस तरह के स्टेटमेंट देना जो था ये रॉबर्ट ग्रीन ने ही किया था इस काम को, और इन्होंने ही विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। स्टेटमेंट याद कर लीजिए, एन अपस्टार्ट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स, यानी ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के ऊपर अगर दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट ग्रीन कहाँ मतलब किस उसके राइटर थे, तो आप कह देंगे यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप था ये उसके राइटर थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया यूनिवर्सिटी विट्स, उसे थोड़ा सा पढ़िए, ध्यान दीजिए उस पर, और उसमें आप जितने भी हमारे राइटर हैं उन सब के नाम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा, और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। और इसी तरह आपकी तैयारी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो उससे पहले हम आपकी तैयारी कवर करा दें, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
और जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। और जैसा मैंने आपसे बताया, आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, और वो भी इसी नाम से है, इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी। ठीक है, चलिए ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।